मेडिकल में ना देर आर 3 पिलर्स विच आर वेरी वेरी क्रिटिकल, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, देन आते क्लिनिकल एनालिसिस। हमारा एआई ये तीनों चीजों को कंसिडर करके डिसीज बताता है कि ये क्या हो सकता है। बीमारियों में ऐसा देखा जाता है ना कि मतलब लोगों को सिम्टम्स ही नहीं आते। कैंसर आज की तारीख में 4th स्टेज में जाके डिटेक्ट होता है। 4th स्टेज में आके डिटेक्ट नहीं होता, वो 4th स्टेज में आने के बाद वो दिखाने जाता है। बट नॉर्मल आदमी जाता नहीं है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एनुअल चेकअप कराते हैं, वो सिटीज में से आते हैं, वो गाँव में से क्यों नहीं आते? गांव में लोग कम बीमार पड़ते हैं कि शहरों में कम बीमार पड़ते हैं? ये जो आप मेडिकल रिपोर्ट, WHO रिपोर्ट, ये सब जो देखते हो, ये मेनली फोकस होता है शहर वालों के पास। तो पता कैसे चलेगा? तो आपको बताओ ना, आपको क्या क्या चैलेंजेस फील हुए मतलब जो आप रूरल एरिया में गए अंदर? ग्लोबल मीडिया में देयर इज अ ह्यूज मिसकॉन्सेप्शन कि एआई आएगा तो नौकरियां चली जाएगी। यही सेम चीज डॉक्टर भी सोचता है कि एआई तो मेरे जितना तो काम नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स काम नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें मदद तो कर सकता है। ये माइंडसेट लाने के लिए मेरी मौत आ गई थी। वैभव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक फाउंडर्स जिम के अंदर। क्या हाल है सर आपके? बस सर, बैंगलोर में गर्मियां बहुत चढ़ रही है और हर जगह बस पसीना ही पसीना, तो और कुछ नहीं है, बस गर्मी है। हेल्थ के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखो, हेल्थ केयर इंडस्ट्री वैसे ही बहुत सेंसिटिव है, या तो तख्ते पलट हो जाते हैं अगर हेल्थ केयर के बारे में आप ऊपर नीचे बात कर दो। सो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आप इतने यंग एंटरप्रेन्योर हैं और हेल्थ केयर इंडस्ट्री में है, और हेल्थ केयर इंडस्ट्री अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब जितना आप डीप घुसोगे उतना उसमें बहुत अथाह है, समुंदर है। कौन कौन सी डिसीज आ रही है, कितने डॉक्टर्स हैं, कितने पेशेंट्स हैं, नई नई बीमारी आ रही है, उनको ठीक कैसे किया जाता है, और आप उस फील्ड में हो। बहुत यंग जनरेशन, बहुत यंग एकदम। तो इस फील्ड में आप कैसे आ गए? एक्चुअली ये थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मूव हुआ है। लाइक अराउंड 6-7 ईयर्स पहले हम एक ऐसे टाइम से गुजरे थे वेयर माई फैमिली वॉज फेसिंग अ हेल्थ केयर प्रॉब्लम, जहाँ पे मैं एंड माई ग्रैंड फादर वर फेसिंग इट। तो उनको एक बीमारी हुई थी, वो सडनली कोमा में चले गए थे, हॉस्पिटल में थे महीनों भर। बस मैं, पापा और भैया दौड़ते रहे, कोई कुछ नहीं बता रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। डॉक्टर बोल रहा है कि मैं कर रहा हूँ, वहाँ पे जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है वो बस यही देख रहा है कि क्या करना है और क्या कर सकते हैं और किसको ला सकते हैं। तब पता नहीं कैसे हुआ, लेकिन सारी चीज़ें फिर से वो पलट गया एंड देन वो ठीक हो गए। लेकिन हमें पता तो नहीं चला कि हुआ क्या है, और ये फिर से हुआ तो यू नेवर नो। वैसे ही मेरे को भी एक आई का एक डिसीज है जिसका नाम केराटोकोनिस बोलते हैं, जहाँ पे एक जो इंसान का जो विजन है दैट ड्रॉप्स बाय नियरली 40-50%। मतलब आप अगर चश्मा भी लगा लो, आपको एकदम ब्लर इंसान दिखेंगे टू अ सर्टेन एक्सटेंट। तो आपको सर्जरी कराना जाना पड़ता है। जितने भी डॉक्टर्स को दिखाए, किसी ने नहीं पकड़ा। तब एक जो डॉक्टर है जो एकदम महान है, बैंगलोर में ही है वो, उन्होंने पकड़ा था एंड तब पता चला था कि अच्छा ये डिसीज हो है एंड हमें अभी इसका सर्जरी कराना है। एंड तब मैं एग्जैक्टली मेरे IIT मेंस के 2 महीने पहले था, तो सब कुछ खत्म हो गया। तो तभी थोड़ी सी अंदर से वो आग जल गई थी कि यार ये तो गलत है। जो पॉइंट ये है कि ये मेडिकल प्रोफेशनल्स गलत नहीं है, डॉक्टर्स बिल्कुल गलत नहीं है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट गलत नहीं है, तो गलत कौन है? ये जो पूरा इकोसिस्टम चल रहा है वो गलत चल रहा है थोड़े से। मतलब वो किसी को सपोर्ट नहीं करता है, वो बस है, क्योंकि वो चल रहा है तो वो चल रहा है। तो मैंने वो आइडेंटिफाई किया। 4 साल अपने इंजीनियरिंग में मैंने बहुत टॉप यूनिवर्सिटीज़ में इंटर्नशिप्स किए, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, केक ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट यूनाइटेड स्टेट्स, जहाँ पे मैंने वहाँ पे जीनोमिक्स के बारे में पढ़ा था एंड रिसर्च किया था। फिर मैं इंडिया में भी मैंने एग्रीकल्चर एआई के रिलेटेड भी पढ़ा था कि क्या खाने से कुछ हो रहा है क्या, या फिर कैसे चल रहा है। तब जब मैं चौथे ईयर 4th ईयर में पहुंचा था, तब मैंने सोचा देखो यार, अब मेरे को पता चल गया हॉस्पिटल्स के साथ रह के, इन सब लोगों के साथ रह के दिक्कत क्या हो रही है। तो वो जो पुराने प्रोसेसेस को अभी तक यूज करना सबसे बड़ी दिक्कत हो गई है। ट्रांसिशन नहीं मिला है, मतलब मूव नहीं हो रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, 10 years back you do a scan to detect a disease. 10 years later you do that same scan to detect a disease. What is the difference? मशीन का क्लैरिटी बढ़ गया होगा, डॉक्टर का ज्ञान बढ़ गया होगा, हॉस्पिटल का बजट बढ़ गया होगा, लेकिन पेशेंट अभी भी वैसा का वैसा ही चल रहा है। एंड वो जो रेडियोलॉजिस्ट स्कैन कराता है ना, उसके ऊपर प्रेशर वैसे का वैसा ही है। सो तभी मैंने सोचा चलो यार, ये तो वो एरिया है जो कोई एक्सप्लोर तो कर नहीं रहा, रिस्की एरिया तो है ही, लेकिन बचपन से थोड़ा वो
अलग सा दिमाग है, तो मैंने सोचा रिस्क ले ही लेते, हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो ठीक है, फिर से ट्राई कर लेंगे कुछ और। तो हाँ, इसीलिए हम इस वाले मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के कारण ही है, मेरे को लगता है सारे एंटरप्रेन्योर जिनसे मैं बात करता हूँ ना, तो यही फील आता है उनसे बात करके कि ना कोई एक पर्सनल इंसिडेंट ऐसा होता है जिसकी वजह से वो इस एंटरप्रेन्योर जर्नी में आता है। डेफिनेटली नहीं तो मैक्सिमम लोग जॉब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोई पर्सनल इंसिडेंट ही नहीं हुआ है। डेस्टिनी, डेस्टिनी बोलते हैं उसको, कि ऐसे इंसिडेंट्स हुए तभी जाके आप यहाँ पे आए हो। तो आपने एआई मॉडल समझा इसके अंदर, क्या समझा इसके अंदर और क्या इम्प्लीमेंट किया और क्या बनाया आपने? तो बेसिकली अगर मैं आपको एक अच्छे फॉर्मेट में बताऊं, तो पहले हमने देखा कि पूरे इंडिया में ऐसे कौन से डिसीजेस है जो सबसे ज़्यादा लोगों को इफेक्ट कर रहा है। हर कोई कैंसर बोलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा तो कार्डियक चल रहा है, हर कोई कार्डियक के इश्यूज की वजह से मर रहा है। एंड जो ये कैंसर या फिर जो भी डिसीजेस होते हैं ना, ये सारे जेनेटिक होते हैं, तो हमने वो आइडेंटिफाई किया। उसके बाद हमने देखा कि अच्छा ठीक है, ये डिसीजेस है, अब इसको पकड़ते कैसे हैं। एक स्कैन हो जाता है, सीटी एमआरआई हो जाता है, आपका अल्ट्रासाउंड हो जाता है, वुमेन के केस में अल्ट्रासाउंड हो जाता है, या पैप स्मीयर हो जाता है, सर्विकल कैंसर, ये सब चीज़ों के लिए। एंड मेल्स के केस में ब्रेन कैंसर, लंग कैंसर जो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, वो सीटी एक्सरे एमआरआई के थ्रू होता है। तो हमने पहचान लिया कि चलो यार ये है। फिर मैंने जो इतने सालों से पढ़ाई की है, जो जो मैंने बनाया है, इतने इंस्टीट्यूट्स में जाके काम किया है, वो वाले मॉडल्स का नॉलेज लेके खुद से मॉडल बना के मेरे जूनियर्स को कंपनी के अंदर लेके आया था। एंड दैट इज हाउ द कंपनी स्टार्टेड। एंड वैसे ही हमने मॉडल्स बनाना स्टार्ट किया। तो वो मॉडल में बेसिकली वो प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन है, मैं उतना तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन स्कैन का डेटा है। एंड वो मॉडल ऐसे बनाए कि मेडिकल में ना देर आर 3 पिलर्स विच आर वेरी वेरी क्रिटिकल। रेडियोलॉजी, दैट इज आपके स्कैन्स। पैथोलॉजी, दैट इज ब्लड टेस्ट, आपका जो सेल कल्चर टेस्ट एंड ऑल। देन आते क्लिनिकल एनालिसिस, मतलब आपका सिम्टम्स, डॉक्टर क्या सोच रहे हैं, आपका एग्जामिनेशन करने से क्या पता चल रहा है। हमारा वन ऑफ द फर्स्ट एआई मैं यहाँ पे भी बोल सकता हूँ, क्योंकि हमारा एआई ये तीनों चीजों को कंसिडर करके डिसीज बताता है कि ये क्या हो सकता है। डिसीज बता देगा, यस, वो सजेस्ट करता है। वो स्कैन में दिखाता है कि कहाँ पे वो डिसीज है। वो पैथोलॉजी में वो आइडेंटिफाई करता है कि कहाँ पे वो न्यूमेरिकल वैल्यूज ऊपर नीचे गए हैं। एंड वो क्लिनिकल आउटपुट से चेक करके 10 के स्कोर में डॉक्टर को डिसीजेस सजेस्ट करता है कि देखो मेरे को ये दिख रहा है कि ऐसे हो सकता है, लेकिन आपको फिर भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स डॉक्टर के बिना कुछ नहीं होने वाला। तो ये तो ब्लड सैंपल से लेते होगे ना आप सोडला? नहीं, तो जो ब्लड सैंपल रिपोर्ट चेक हो गया, अब वो रिपोर्ट आता है, और वो डॉक्टर वो 10-15 पेजेस रिपोर्ट तो बैठ के पढ़ने के लिए तो इट टेक्स टाइम। तो वो सारी चीज़ें एआई देख लेता है, जो भी वो डेटा फीड करते हैं। एंड जो स्कैन का है, जैसे जैसे वो स्कैन चलते जा रहा है, रियल टाइम एनालिसिस बोलते हैं। मतलब अगर आप एक रेडियोलॉजिस्ट हो, आप आके बैठोगे, स्कैन स्टार्ट करोगे, ऑटोमेटिकली अपना एआई उस स्कैन से फ्रेम बाय फ्रेम इंफॉर्मेशन उठा के सारे चीज़ों को सेगमेंट करके बोल देगा कि देखो इन इन फ्रेम्स में मेरे को ये डिसीज दिखा है, एंड ये कोरिलेशन करने से ये और कंफर्म हो सकता है। तब वो रेडियोलॉजिस्ट देखेगा, बोलेगा अच्छा ओके, अब मैं इसको डॉक्टर के पास भेजता हूँ। दिस इज द प्रोसेस। एंड अगर रियल इम्पैक्ट की बात करेंगे, तो जो चीज़ आपको 1-2 दिन लगता है, आप एक स्कैन के लिए जाते हो, 3 घंटे वेट करते हो, उसके बाद आप अंदर जाते हो, 1 घंटे का स्कैन होता है, आप बाहर आते हो, आधे घंटे के बाद आपको वो फिल्म्स मिलते हैं, वो ब्लैक एंड व्हाइट के। उसके बाद आप आधा दिन वेट करते हो, 1 दिन वेट करते हो, फिर आपको रिपोर्ट मिलता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 15 मिनट। आप अंदर जाओगे, स्कैन कराओगे, बाहर रिपोर्ट के साथ आओगे। बड़ा तो गलत भी हो सकता है ना रिपोर्ट। लेकिन वही तो पॉइंट है, जो यहाँ पे स्कैन भी कर रहा है वो भी गलत हो सकता है, जो रेडियोलॉजिस्ट देख रहा है, जो हम देख रहे हैं वो भी गलत हो सकता है। बट द डिफरेंस इज, यहाँ पे हम भी देख रहे हैं और रेडियोलॉजिस्ट भी देख रहा है। तो देर इज अ 2 लेवल ऑफ चेक। पहले वो रेडियोलॉजिस्ट के लिए हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देंगे, फिर अब वो रेडियोलॉजिस्ट देखेगा, अच्छा ठीक है, जो तूने कलेक्ट किया वो सही है। अगर वो सही है तब वो रिपोर्ट। बट ऐसी मशीन की ज़रूरत क्या है, मतलब कि अभी समाज में क्या ज़रूरत है इसकी? क्योंकि आप जब जाते हो, मेरे को एक इंसिडेंट याद आ रहा है बाबू जी। एक मेरा रिलेटिव था, उसको एक अर्थराइटिस की बीमारी हुई। उसको पता नहीं चला कि उसकी बीमारी हुई। वो एक डॉक्टर के पास गए, तो पहले आपको पता नहीं कि आपको क्यों दर्द हो रहा है। वो गए वहाँ पे एंड उनके बाद में उन्होंने ब्लड टेस्ट कराया पहला। अगले दिन रिपोर्ट, मतलब उसी सेम डे रिपोर्ट आ गई। अगले दिन डॉक्टर के पास गए, भाई कि ब्लड रिपोर्ट तो क्योंकि नॉर्मल डॉक्टर के पास गए थे कि क्या दिखा रहा है, ऑर्थोपेडिक्स के पास गए। वो बोला कि नहीं देखो आपका ये आ गया है, तो देन यू नीड टू गो नाउ टू द स्पेशलिस्ट। अभी आप बताओ कि बीच में मशीन कहाँ आ गई? देखिए, अब जब हम आर्थराइटिस की बात कर रहे हैं तो सीन अलग हो जाता है, लेकिन जब हम कैंसर की बात करेंगे, या हम पीसीओएस, फाइब्रॉइड्स,
या फिर अल्जाइमर्स, पार्किंसन, स्ट्रोक, हैमरेज, ये सारे तो स्कैन के बिना तो चलता ही नहीं है, राइट? तो वहीं पे तो आता है। एंड मेनली अगर आप और भी इम्पैक्ट के बारे में सोचोगे तो लेट मी टर्न द टेबल अराउंड। अब आप एक रेडियोलॉजिस्ट हो, आपके दिन में कितने पेशेंट्स आते होंगे? बहुत सारे, राइट? एंड इंडिया में अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स 70% ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स ओवरवर्क हो जाते हैं, जिसके वजह से हर 5 डायग्नोसिस में 1 से 2 डायग्नोसिस आइदर लेट होता है या गलत होता है। नहीं, बट स्टिल मैं समझ नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, मतलब मेरे को अभी आप मेरे को पहले पूरी क्लैरिटी दो कि मशीन का एक डॉक्टर के पेशेंट के बीच में कहाँ काम आ रहा है, वहाँ कहाँ पे गैप फुलफिल कर रही है, यानी आपने जो मशीन बनाई है यस, हेल्थ केयर तो वो मशीन नहीं है, वो सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर है। यस, इट्स अ सॉफ्टवेयर। तो ये जो सॉफ्टवेयर है वो एमआरआई, सीटीज एंड अल्ट्रासाउंड में इंजेक्ट होगा, मतलब वो कनेक्ट होता है। तो जब भी आपका नॉर्मल सीटी स्कैन चल रहा है या नॉर्मल एमआरआई स्कैन चल रहा है या अल्ट्रासाउंड चल रहा है, डॉक्टर के साथ ही एआई भी उसको पढ़ना स्टार्ट करेगा, उसको समझना। आपने एक चेक और लगा दिया है। यस, पढ़ना स्टार्ट करेगा, समझना स्टार्ट करेगा, एंड देन रिपोर्ट जनरेट करेगा, एंड देन उनको इनसाइट्स देगा कि देखो यार, इतना डिसीज प्रोग्रेस हुआ है, यहाँ पे वो डिसीज है, एंड ये उनके इमेजेस है। अब जो वो रेडियोलॉजिस्ट मैनुअली ये सारा काम करता था ना, वो सब खत्म हो गया। ऑटोमेटिंग मैनुअल वर्कफ्लोस बाय मोर देन 80%। मतलब जो भी वो हर दिन ऐसे पॉइंटर को लेके क्लिक करके मूव करके चेक कर रहा है, वो सब खत्म हो गया। तो वो जो प्रेशर, वो जो चीज वो फेस कर रहा है एक पेशेंट को डायग्नोस के लिए, वो तो सब खत्म हो गया। वो जितने भी मैनुअल प्रोसेस था वो एआई कर रहा है। इनको क्रॉस चेक करना है एंड सही से देखना है कि जो एआई ने दिया है वो सही है कि नहीं। वो सही बोलेंगे, रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा, वो गलत बोलेंगे, वो फिर से करके उनको दे देगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके। यस, तो अगर अब मैं एक शॉर्ट फॉर्म में बोलूं, आप को पायलट यूज किए हो? को पायलट हाँ करा। अगर एक मेडिकल प्रोफेशनल के पास को पायलट होगा तो क्या होगा? वो ये होगा। मतलब आप एक डबल चेक लगा रहे हो ताकि मतलब डबल श्योरिटी हो जाए कि मतलब ये दोनों जो भी चीज़ आप दी है वो सही दी, और वो भी तेजी से। हाँ, और वो फास्ट स्पीड से हो जाएगी। यस, मतलब ये आप कैसे क्लेम कर रहे हो कि ये फर्स्ट मतलब वर्ल्ड की फर्स्ट टेक्नोलॉजी है, वन ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट टेक्नोलॉजी? तो ऑफ कोर्स जब हम स्टार्ट किए थे तो हमने सारा एनालिसिस किया है, वर्ल्ड वाइड एनालिसिस किया है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस किया है, एंड ये वो वाला एरिया है जिसको सबको लगता है कि लोग हैं, लेकिन एक्चुअली लोग हैं नहीं। दे आर वेरी वेरी फ्यू कंपनीज जो एक्चुअली मार्केट में हैं बाहर, एंड वो ऑलरेडी मैंने आपको बोला था, निरमा, उसके बाद आता है आपका क्यूर एआई जो लंग कैंसर के लिए होता है, आइंद्रा एआई, आर्टरी, स्ट्राइकॉग, ये सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, एंड यही अभी अवेलेबल है। ओके, एंड जब हम वर्ल्ड्स फर्स्ट बोल रहे हैं, ये सारे जो है ना, स्कैन खत्म होने के बाद आपको बता दे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा स्कैन के दौरान ही बता देता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा तो मतलब अगर आपको गवर्नमेंट अगर फुल सपोर्ट करे और सारे हॉस्पिटल में लगा दे आपका सॉफ्टवेयर, है। तो कैसा रिवोल्यूशन हो जाएगा ये? ऐसे दो शब्द होते हैं, एक होता है जो किसी ने कभी सोचा नहीं है, एक होता है जो किसी ने कभी किया नहीं है। तो अगर हमें वो परमिशन मिलता है, लाइक जो भी गवर्नमेंट से मिलता है, लाइक राइट नाउ तेलंगाना गवर्नमेंट हो या आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हो या महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो, जो बहुत पुश कर रहे हैं हेल्थ केयर इनोवेशन को, 2 सालों में उनके एक्सपेंसेस टू अप टू 30% कट कर सकते हैं, एंड उनका जो मोर्टेलिटी रेट है, इतने लोगों को हम बचाना स्टार्ट कर सकते हैं कि ये जो भी प्रॉब्लम है कि लेट पता चल रहा है कोई डिसीज है या फिर बाद में पता चल रहा है कि ये था, वो सब खत्म हो जाएगा। एंड जब लोग खुश एंड हेल्दी है, और क्या चाहिए? ऑटोमेटिकली लोग हॉस्पिटल जाना स्टार्ट करेंगे। अभी तो डरते हैं लोग कि यार डॉक्टर क्या बोल देगा, मेरे को नहीं पता। तो अभी वो हॉस्पिटल जाना स्टार्ट करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करना स्टार्ट करेंगे। अगर ये सब होना है हाँ, तो हम पे भरोसा रखना है। तो आपको क्या लगता है मतलब जो आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया, जो ये सॉफ्टवेयर बनाया, कि वो वास्तव में जिंदगी चेंज कर देगा लोगों के? 100%, बिल्कुल डाउट ही नहीं है, ये तो हमारे आंखों के सामने ही हुआ है। अच्छा, कोई केस बताओ, रियल एग्जांपल बताओ, रियल एग्जांपल जो आपने देखा हो। या तो हमने एक जगह आंध्र प्रदेश में राहुलपालम बोल के एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे इट्स अ वेरी बैकवर्ड एरिया। तो वहाँ पे जाके हमने अपना ओनली एआई मेडिकल कैंप रखा है, जहाँ पे एक डॉक्टर है, हमारा एआई सॉफ्टवेयर है। वहाँ पे 445 लोग आए थे, 11 घंटे के टाइम में सबका डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस हो गया। वो पहला पॉइंट आप याद रखिए। दूसरा पॉइंट है, उनमें से 15 लोग, उनको पता ही नहीं था कि वो अर्ली स्टेजेस ऑफ कैंसर के प्रिडिक्शंस दिखा रहे हैं, लेकिन उनके ये क्या बोलते हैं, उनके सिम्टम्स, उनके जो भी रीडिंग्स, ये सारी चीजें वो उसी को डिटेक्ट कर रहे हैं कि ये दिक्कत है। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी पकड़ा गए जिनके जेनेटिक इश्यूज थे। मतलब एक छोटी सी बच्ची थी जो 5 साल की थी, उनके जो आंट,
उनको वो प्रॉब्लम था, एक प्रॉब्लम था रिलेटेड टू देयर स्किन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड वो चीज़ सेम उनके आंट को भी था। तो ये ऐसी चीज़ें हैं ना कि अगर वो लोग आके चेक नहीं कराते तो उनको लगता है कि यार ये तो बीमारी खत्म हो जाएगा। हाँ। अगर वो आके चेक नहीं कराते, अगर उनको उस दिन वो डॉक्टर मेडिसिन नहीं देता, तो आज मैं यहाँ नहीं बैठा होता, आप यहाँ नहीं बैठे होते, एंड वो लोग घर पे वहाँ पे खुशी से बैठे नहीं होते जहाँ पे वो अभी है। एंड ये सारी चीज़ें रिकॉर्डेड विद अस है कि ये हुआ है। अर्ली डायग्नोसिस हो गया इसलिए। बहुत अर्ली डायग्नोसिस है, बहुत अर्ली। 2 ब्लड कैंसर के, एक ये क्या बोलते हैं किडनी कैंसर के। मतलब कैंसर में ज़्यादा स्पेशलिस्ट है या फिर मतलब हर। हमने पहले कैंसर एंड क्रॉनिक इलनेस में फोकस किया है, मतलब वो जो चीज़ें जो एकदम जिंदगी की रुख मोड़ देती है, जैसे पार्किंसंस, अल्जाइमर्स, अगर किसी को हो जाता है वो क्या कर लेगा? वो कुछ नहीं कर पाता है, वो धीरे-धीरे से भूलना स्टार्ट हो जाएगा। वो जैसे हम ऐसे ग्लास पकड़ते हैं, वो भी पकड़ नहीं पाएगा। अगर वो थोड़ा जल्दी पकड़ ले, तो वो ट्रीटमेंट तो स्टार्ट कर सकता है, समझ भी सकता है। एंड इन द सेम वे अगर आप हैमरेज, स्ट्रोक की बात करो, मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि सपोज़ एक इंसान है एंड उसको फिट्स आ रहा है। आधे से ज़्यादा लोगों को तो समझ में भी नहीं आएगा कि उसको फिट्स आ रहा है। एंड अगर उसको फिट्स भी आ गया, वो बोलेंगे अरे धूप बहुत था इसलिए वो गिर गया, या फिर वो पानी नहीं पी रहा, या फिर सही से नहीं खाया इसलिए वो गिर गया। अगर वो केस नहीं था तो? अगर वो अर्ली डिटेक्शन ऑफ स्ट्रोक हो जाता तो? अगर एक सर्जरी करा के ठीक हो जाता तो? खुशी से जी लेता। राइट, राइट। सिंपल लॉजिक, फाइंड इट अर्ली, लिव अ हैप्पी लाइफ। नहीं, बट मतलब बहुत इसमें तो बीमारियों में ऐसा देखा जाता है ना कि मतलब लोगों को सिम्टम्स ही नहीं आते बहुत सब चीज़ों से। मतलब कैंसर आज की तारीख में 4th स्टेज में जाके डिटेक्ट होता है। लोगों को पता ही नहीं चलता है कि यार मुझे कैंसर जैसी, मतलब किसी को कैंसर जैसी बीमारी है। ओके, नाउ लेट मी जस्ट मेक अ करेक्शन हियर आप ही के स्टेटमेंट में। 4th स्टेज में आके डिटेक्ट नहीं होता, वो 4th स्टेज में आने के बाद वो दिखाने जाता है कि देखो यार अब मेरे को सिम्टम्स दिख रहे हैं, एक बार चेक करा लो। अगर वही चीज़ ओके वो कंटिन्यूअसली चेक करना स्टार्ट कर देगा, तो वो अर्ली पकड़ लेगा। बट नॉर्मल आदमी जाता नहीं है ना, मतलब आप बात समझो। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जब ये प्रोडक्ट यूज़ होना स्टार्ट होगा, तो लोगों को भरोसा और बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एनुअल चेकअप कराते हैं, लेकिन वो गाँवों में से नहीं है, वो सिटीज़ में से आते हैं, राइट। या फिर सेलिब्रिटीज़ में से आते हैं। वो गाँव में से क्यों नहीं आते? वो क्या बोलते हैं मैं बताऊँ? अरे कुछ नहीं यार, खाँसी है, वो कम हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर के पास जाओगे, वो ये लिख देगा एंड बहुत ज़्यादा भसड़ हो जाएगा। मैंने भी देखा कि वो बगल वाले घर में रमेश काका के बेटे के साथ ऐसे हुआ है, वो डॉक्टर ने आखिरी में पकड़ा है। कैसा डॉक्टर है वो? लेकिन अगर वही रमेश काका का बेटा का वो जो डायग्नोसिस है अर्ली हो जाता, तो वो यही बोलती, "अरे यार जाके दिखा लो, क्या पता डॉक्टर तुम्हें जल्दी से पकड़ ले एंड पता चल जाए कि क्या है, ताकि तुम ट्रीटमेंट कराओ।" हाँ। सो इट्स अ माइंडसेट, ये माइंडसेट शिफ्ट भी होगा। जैसे मैं तो मेरी खुद की बात भी करूँ तो मैं तो हर 6 महीने में शायद एक बार ब्लड टेस्ट करा लेता हूँ हाँ, अच्छी बात है, कि यार एक बार करा लो तो कुछ टेंशन तो नहीं है। अच्छी बात है। वो हमें पता है क्यों? क्योंकि हमें भरोसा है, उनको नहीं है। गाँव में नहीं है ऐसा, माइंडसेट नहीं हो गया। पर एक बात बताओ ना, गाँव में लोग कम बीमार पड़ते हैं कि शहरों में कम बीमार पड़ते हैं? लोग गाँव में ज़्यादा रहते हैं या शहर में ज़्यादा रहते हैं? आप बताओ। गाँव में ज़्यादा रहते हैं। ओके, 70-80% पॉपुलेशन तो गाँव में रहती ओके। अब जो शहर में लोग रहते हैं, वो कौन होते हैं? जो ये गाँव में से पढ़ के ऊपर आने वाले। एंड जो आपके मेडिकल हेल्थ रिकॉर्ड्स होते हैं, वो किसके बेसिस पे होते हैं? गाँव वालों के बेसिस कि शहर वालों के बेसिस? ये जो आप मेडिकल रिपोर्ट्स, सनसेक्स, ये सब जो देखते हो, डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट्स, ये मेनली फोकस होता है शहर वालों के पास, जहाँ पे डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड एक्जिस्टिंग है। अब डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड है नहीं, तो पता कैसे चलेगा किसको कि किसको बीमारी हो रही है, किसको नहीं हो रही है? जब तक वो इंसान गवर्नमेंट हॉस्पिटल ना पहुँचे। वो तो पॉइंट है। आपको भी अभी दिख रहा है धीरे-धीरे। है। हाँ, तो आपको बताओ ना, आपको क्या-क्या चैलेंजेस फ़ील हुए, मतलब जो आप रूरल एरिया में गए अंदर, तो मतलब कैसा चैलेंज फ़ील हुआ? मतलब कि यार यहाँ करना चाहिए था, नहीं है मेरे को तो नहीं, शहर में करना चाहिए तो बेटर रहता। नहीं, नहीं, एक्चुअली ना मैं थोड़े स्टेप वाइज़ में आता हूँ, क्योंकि वो मेरे को आदत है। पहले ना किसी ने मेरे को सीरियसली नहीं लिया, कि बोले थे कि क्या कर लेगा भाई, मतलब तब मैं अराउंड जब मैं सेकंड ईयर में था, जो रिसर्च स्टार्ट किया, तो तब मैं 19 साल का था। ठीक है, तो बोले क्या ठीक है, बच्चा है, थोड़ा एक्साइटेड है, वो करता जाएगा, उसके बाद भूल जाएगा, जॉब पे चला जाएगा एंड ऑल। एंड देन वो पहला चैलेंज था, तो जिसकी वजह से मेरे को एक्सेस नहीं मिला था बहुत जगह पे। द सेकंड प्लेस इज़ दैट जब कोई एआई एडॉप्शन की बात करता है ना, वो क्या सोचते हैं मालूम? मैं आपको बताता हूँ। ग्लोबल मीडिया में देयर इज़ अ ह्यूज मिसकॉन्सेप्शन कि एआई आएगा तो नौकरियाँ चली जाएगी। हुँ। यही सेम चीज़ डॉक्टर्स भी सोचते हैं कि एआई तो मेरे जितना तो काम नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स काम नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें मदद तो कर सकता है कि तुम्हारा काम कम कर सके एंड जो तुम कर रहे हो वो सही से कर सके। ये माइंडसेट लाने के लिए मेरी मौत आ गई थी।
कि समझाने के लिए कि भाई ये तुम्हें मदद करने के लिए है यहाँ पे, तुम चिंता मत करो। तो इसलिए वो एडॉप्शन स्केल थोड़ा धीरे हो गया। एंड उसके बाद वो जो डेटा होता है ना, वो बहुत मुश्किल से मिलता है। वो मेरे को 8 महीने कितने लोगों के पैर पकड़ने पड़े, कितने इंस्टीट्यूट्स के पास जाके मांगना पड़ा, तब जाके मेरे को डेटा मिला। एंड अब जाके मैं ट्रेन कर रहा हूँ। एंड ये बहुत कम लोगों को डेटा मिलता है, तो लकी ऑन दिस एस्पेक्ट, इसको मैं चैलेंज नहीं बोलूंगा। एंड वन मोर थिंग, द लास्ट चैलेंज इज हेल्थ केयर में ना बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी डिसीजेस है, बहुत सारे सेगमेंट्स है। तो जब एक इंसान हेल्थ केयर में आता है, वो भावुक हो जाता है कि वो क्या बोलते हैं उसको, गॉड कॉम्प्लेक्स, कि मेरे को सबको ठीक कर देना है, मैं किसी को भी छूंगा वो चलते रहेगा, वो दौड़ते रहेगा। गलत बात है, ये नहीं होने वाला। तो आपको इमोशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बैलेंस में रखना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। हम कड़पा में थे, इट्स अनदर डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश। तो एक कॉलेज है योगी वेमना बोल के। तो मेडिकल कैंप खत्म होने वाला था, एक बच्चा, एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट के साथ आता है एंड वो रोते हुए आ रहा है। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, मतलब कुछ पता चला क्या, कुछ ऊपर नीचे। तो वो बंदा बेसिकली चेक नहीं करा है, वो आता है और वो बोलता है कि सर मेरे को इतने दिनों से, इतने महीनों से ये सारी दिक्कतें हो रही है, अभी तक कम नहीं हो रहा है। मैं कुछ लोगों के पास जा रहा हूँ, वो एक चीज़ बोल रहे हैं, मैं कुछ लोगों के पास जा रहा हूँ, ये वो दूसरे चीज़ बोल रहे हैं। एक डॉक्टर बोल रहा है कि ये गलत है, एक डॉक्टर बोल रहा है कि ये गलत है। मैं डिफरेंट फैसिलिटीज़ में जा रहा हूँ, वो बस टेस्ट कराते जा रहे हैं, लेकिन कोई पकड़ नहीं पा रहे हैं। मेरे को डर लग रहा है कि कैंसर हो सकता है। और वो हाथ जोड़ के मेरे को पूछता है कि सर प्लीज़ ट्रीटमेंट करा दो मेरा। अगर मैं तब भावुक हो जाता तो मैं क्या करता? पहले मैं रोता, फिर उसको रोने से रोकता, फिर मैं अपने लौंडों को बोलता कि देखो यार, इसका देखो। एंड देन हम पूरा उसी चीज में होते, जो बाकी लोगों को ट्रीट करना था वो निकल जाएगा। तो वो मेन है, फोकस। यू हैव टू बी वेरी 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 स्ट्रांग। ये जो आपका सॉफ्ट स्पॉट है ना, वो बंद ही करके आओ। तो वैसे भी तो डॉक्टर्स का तो सॉफ्ट सॉफ्ट जो सॉफ्ट स्पॉट है वो बंद हो जाता है ऑलरेडी है। आप उनसे ऐसे ही बात करते हो तो हाँ ठीक है, अच्छा ये निकाल। उनको करना पड़ता है। एवरीवन थिंक्स डॉक्टर्स आर हार्टलेस। नहीं, अगर वो अपना दिल से सोचने लगे ना, वो 10 लोगों को बचाना नहीं, 100 लोगों को मारना स्टार्ट कर देंगे कि यार मैं तो कर नहीं पाऊंगा। वैसे ही चीज मेरे कंपनी में जो काम करते हैं, वो 19 साल के, 18 साल के, 14 साल के, 16 साल के लोग होते हैं। अगर वो लोग ये देख के भावुक हो गए, तो कहाँ से डेवलप करेंगे? उन्हीं को बताएंगे कि नहीं कर सकते। तो दिस वाज द लास्ट एंड द मेन चैलेंज कि वी हैड टू गेट अ स्ट्रांग माइंडसेट, वेरी स्ट्रांग माइंडसेट। मतलब मेरे तो ऐसे सौभाग्य है कि आज आप मेरे सामने बैठे हो और आपको नासा से भी अवार्ड मिला है। हाँ, बहुत मिला था या। तो इसके पीछे क्या कहानी है, तो कैसे मिला मतलब? तो लोग तो तरसते हैं ऐसे अवार्ड पाने के लिए एंड नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस जस्ट लाइक, अगर एक बंदे को क्या बोलते हैं, इफ अ पर्सन हैज अ इच, वो हर चीज करने के लिए तैयार होगा जो उसको करना चाहिए। वो मतलब सोचे, मतलब ऐसा डेडिकेशन कैसे आता है? मतलब मेरे को तो वो समझो, मतलब आप में इतना हार्ड डेडिकेशन। इट्स नॉट डेडिकेशन, इट्स बेसिकली क्या बोलते हैं, ऐसी कोई चीज अभी तक मैंने देखा नहीं है जो मेरे को सेटिस्फाई एंड शांत करा सके कि यार ये हो गया, चलो यार अब रिलैक्स है। ऐसे मेरे साथ कभी नहीं हुआ है। बचपन से लेके आज तक इट्स बेसिकली बिकॉज ऑफ माई फादर। वो ओवर अचीवर रहे हैं, एंड माई अंकल ऑल्सो, माई ब्रदर ऑल्सो, सब ओवर अचीवर्स है। तो मैंने उनको देखा है कि वो कैसे बड़े ऊपर। एंड तब से मेरे अंदर है कि अगर ये कर सकते हैं, तो मतलब भाई अपने खून में तो कुछ है। तो मतलब कुछ तो जादू कर सकते हैं हम लोग। तो तब बचपन में तो सबको ये स्पेस, ये सारे चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता था। तो तब एक नासा एम्स स्पेस सेटलमेंट कॉन्टेस्ट बोल के एक होता था, जहाँ पे दुनिया भर के जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो अगर अंतरिक्ष में एक स्पेस सेटलमेंट बनता है, अगर इंसान वहाँ पे रह सकते हैं, तो वो तुम बनाना पड़ेगा थ्योरी में, कि ग्रेविटी कैसे बनाओगे, ऑक्सीजन कैसे। मजा आ गया ना, आपको तो भगवान बनाने हैं उन्होंने। शॉर्ट मैं बोलूंगा इसको मार दो खत्म, मैं बोलूंगा इसको राजा बना दो, ये राजा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बनाया। तो बड़ा मजा आता है। तो मैंने वो किया था, मैंने सबमिट किया था। 2 बार लगातार जीते थे। एक बार तो मैं टीम के साथ गया था, तब हम वर्ल्ड के फर्स्ट प्राइज मिला था हमें। एंड दूसरे बार मैंने बोला था कि यार टीम में कुछ नहीं होता है। टीम स्कूल में होता है, 10 लोग होते हैं जिसमें 9 लोग बैठे होते हैं, एक बंदा खींचता है। ठीक है, तो तब मैंने बोला था अकेले ही चल लेते हैं। तो उसके अगले साल गया था, तब मैं वर्ल्ड का सेकंड प्राइज मिला था। तब दोनों टाइम मेरे को यूएस बुलाए गए थे, लेकिन दूसरी बार गया था मैं, जहाँ पे मैंने बज आल्ड्रिन को मिला था, जो मून में गए थे। देन आफ्टरवर्ड्स मैं बहुत ही हाई प्रोफाइल लोगों से मिला था मैं, गजब लोग।
गजब लोगों से मिला था। तो किस तरह की बातें करी आपने उस टाइम पे, क्या बातें करते थे? मैं तो बस उनको देख के खड़ा हुआ था कि भाई ये लोग एक्चुअली सच में जिंदा है। ये जो टीवी में दिखते हैं ये सच है। ये ऐसा नहीं है कि ये लोग कार्टून है या फिर लोग हमें बेवकूफ बना रहे हैं, ये सच है। आप उनको छू सकते हो, आप उनसे बात कर सकते हो, ये सब कर सकते हो। तो वहां पे मैंने क्या सीखा ना, कि वो लोग उतना पोजीशन में पहुंचने के बाद भी अगर एक 9th स्टैंडर्ड का बच्चा आके उनसे बात कर रहा है, तो वो एकदम वैसे बात करते हैं जैसे कोई उनका इक्वल हो। तो मैं कुछ भी बात करूं, मैं तो कुछ भी बोला होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि तब तो क्या ही पता होगा। बट या डेफिनेटली अगर मैंने बोला था कि सर मेरे को आपके साथ काम करना है या ऐसे कुछ, या फिर सर मैं स्पेस टेक में जाना चाहता हूँ तो क्या कर सकता हूँ, ये वो बहुत सारी चीज़ें पूछे, तो वो सारे आराम से जवाब दे रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं कि हाँ डेफिनेटली हम मदद कर सकते हैं, ये ऐसे वैसे ऐसे। तो वही सारी बातें हुई थी। बट या व्हेन यू सी द ब्राइटेस्ट माइंड्स अराउंड द वर्ल्ड कम एट अ सिंगल प्लेस, यू डेफिनेटली फील कि भाई तुम्हारे दिमाग में कुछ तो है जो तेरे को तो नहीं पता है, इनको तो समझ आ गया है। बट यहाँ तो लोग ऐसा सोचते हैं कि यार बॉस पैसे की कमी है, पैसा नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको भी ऐसा ऑब्वियसली लगा कभी? नहीं यार पैसा कंपनी जब स्टार्ट हो रहा था, मैं आपको बताऊं, मैं कंपनी ना 2,000 रुपए से चालू किया था। ठीक है, उसके बाद मैं जॉब किया था, एंड जॉब से जो पैसे बचे थे वो मैंने कंपनी में डाला था। उसके बाद जब मेरे पास पैसे बचे नहीं, तब जाके इन्वेस्टमेंट उठाया था, एंड देन मेरे पेरेंट्स सपोर्ट किए थे। लिटरली अभी तक कंपनी का ओवरऑल इन्वेस्टमेंट गेस करो कितना हुआ। ये सॉफ्टवेयर बना है, डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं, सारी चीजें हो रहा है, आप बताओ कितना हो सकता है? हाउ मच सेट वी वुड हैव स्पेंट, हाउ मच आई वुड हैव स्पेंट टू गेट दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर रनिंग? और अगर मैं एंटरप्रेन्योर की बात करूँ तो 5 लाख, तो ज्यादा हो गया। 2 लाख, नहीं, 10 लाख। नहीं, सॉफ्टवेयर तो 0 रुपीज में बना था, क्योंकि हमने ही कोड किया था। एंड जो लॉन्डो को लेके आना था, तो जब मैं कॉलेज में था ना, तो एक क्लब था रोबोकॉन बोल के, हमारे कॉलेज में, SRM यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पे हम लोगों को सिखाते थे एंड कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयार होते थे। तो उधर से ही मैंने जूनियर्स उठा लिए। मैंने बोला देखो यार, यहाँ पे काम कर लोगे, तुम्हें भी अच्छा लगेगा एंड हम सब साथ में बढ़ सकते हैं। ऐसे बोल के वैसे ही मेरे कंपनी में 2 लोग हैं, श्वेतांशु, समुद्र, आद्या, ये सब जो मेरे मेन मेंबर्स हैं, वो ऐसे ही बने। तो इसीलिए जो सॉफ्टवेयर था वो जीरो कॉस्ट में बना, एंड वो लोग लिटरली 1 डेढ़ साल तक 1 रुपए ना लेके काम किए थे, बिकॉज ऑफ द डेडिकेशन। अभी भी मेरे कंपनी में 30 से 40 लोग हैं जो 1 रुपए भी नहीं लेते, बस रात को 5 से 6 घंटे उनके लाइफ का डेडिकेट करते कंपनी को बिल्ड करने के लिए। वाह यार, सो ब्लेस्ड। सो या डेफिनेटली डेफिनेटली वेरी ब्लेस्ड। अच्छा एक बात बताओ, ये पीयूष गोयल जी का भी स्टेटमेंट आया अभी कि हम स्टार्टअप में मतलब क्या बना रहे हैं? हाँ। नहीं, वो एक्चुअली पॉइंट ये था ना कि वो तो अमेजिंग स्टेटमेंट था, एंड मोर देन दैट मैं उसी हॉल में था। हाँ अच्छा, आप थे वहाँ पे? स्टार्टअप महाकुंभ में थे हम लोग, उसी हॉल में थे बैठे हुए। तो जब उन्होंने बोला था ना, मैंने बोला चलो यार, कोई तो सपोर्ट कर रहा है डीप टेक स्टार्टअप्स को, या इट्स वेरी गुड। वो सही है, जो उन्होंने बोला वो सही है, लेकिन हर कंट्री का एक मार्केट होता है, हर मार्केट के हिसाब से आपको चलना पड़ता है। एंड हर कंपनी में, मतलब हर कंट्री में ना, एक चीज होता है रिस्क कैपिटल बोल के, मतलब कितना खर्च कर सकते हो रिस्क करने के लिए। यूएस में वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में चलता है, चाइना में मिलियंस ऑफ डॉलर्स में चलता है, लेकिन इंडिया में द कैपिटल कम्स डाउन। लेकिन सच बात बताओ तो वो गलत नहीं बोले, क्योंकि अगर सच्ची में अगर किसी को डीप टेक स्टार्टअप बनाना है ना, जाको बनाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से बना सकते हो। लेकिन अगर तुम 2-3 सालों में अमीर बनना चाहते हो, करोड़ों में ऐसे नहाना चाहते हो, ये सब रॉन्ग थॉट्स, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। आपको मिनिमम 10-15 साल लगाने पड़ेंगे ना, मेरे को भी 10-15 साल लगाना पड़ेंगे, तब जाके एक पोजीशन में पहुंचेंगे जहां पे हम बोलेंगे कि ओके, नाउ वी आर हियर राइट नाउ। एक बात बताओ, आपकी उम्र ज़्यादा तो नहीं लग रही वैभव जी, बट मेरे को भी लोग बोल देते हैं यार अभिषेक यार वेरी ओल्ड माइंडसेट। ऐसा थोड़ी होता है, क्या पैसा तो तुरंत बनाया जा सकता है, 4-5 साल में करोड़पति बन जाएंगे हम लोग तो, चाहे ट्रेडिंग करेंगे, चाहे क्रिप्टो करेंगे, फलना करेंगे, करोड़पति बन जाएंगे। पर आप बताओ, आप ऐसा वास्तव में पॉसिबल है? मतलब एकदम करोड़पति बन जाओगे, आप सेटल हो जाओगे 5 साल में, लाइफ सेट? देखिए, दो चीजें हैं, एक होता है पैसा, दूसरा होता है इज्जत। आपको जवाब तो मिल गया है। मेरे को मिल गया, बट ऑडियंस को भी मिल जाए जवाब तो बढ़िया रहेगा ना। पैसों के साथ इज्जत कमाना है तो आप आराम से कमाओ। अगर आपको पैसों पागलों की तरह कमाना है एंड इज्जत की पड़ी नहीं है, तो बहुत सारे इंस्टाग्राम है, बहुत सारे जगह पे जो लोग कंटेंट नहीं बनाते, कुछ भी कर रहे होते हैं, या फिर बहुत सारे एप्लीकेशन है जहाँ पे कुछ भी बन रहा है, लोग स्कैम करते हैं। मैं जमतारा की तरह एक स्कैम बिठा दूंगा तो मैं भी अमीर हो जाऊंगा, इज्जत का है, कोई नहीं जानेगा। वैल्यू, यू नीड टू जनरेट वैल्यू फॉर जनरेटिंग मनी। इफ यू डोंट जनरेट वैल्यू, देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ यू बीइंग।
लोगों को देखना पड़ेगा कि मतलब जाना कहाँ है लाइफ में, मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए कि भैया कि चोर वाड़े से पैसा कमाना तो कमा सकते हो, इज्जत के साथ पैसा कमाना तो भी कमा सकते हो, दोनों के पास है अलग अलग। लाइक आई गिव यू वन वेरी रियल टाइम एग्जांपल। सो एक मेरे मेंटर है मुकुल गोयल जी बोल के, स्टार्टफ्लिक्स के फाउंडर है। तो उनका एक सेशन था जहाँ पे हम लोग अराउंड 10 लोग थे, जहाँ पे वो बता रहे थे कि मैं तुम लोगों को 1,000 रुपए दूंगा, तुम 1 घंटे में तुम इन्वेस्ट करोगे, क्या करोगे मुझे नहीं पता, प्रॉफिट लाके दो। तो हम लोग 4 टीम में बढ़ गए थे। मैंने क्या किया, मैं और मेरे टीम में जो लोग हैं, हम सोशल मीडिया कंटेंट में गए थे, जहाँ पे हमने क्या किया, एंटरटेनिंग द पीपल विद कंटेंट एंड क्वेश्चंस, ओके, जस्ट लाइक अ पजल टाइप ऑफ स्टफ। तो हमने 1,000 रुपए डाले भी नहीं, लेकिन 1,000 से ज्यादा कमा लिया था 1 घंटे में। एक और थे जिन्होंने 1,000 रुपए पूरे डाल लिए एंड 20,000 तक कमा लिए। एक और थे जिन्होंने 1,000 रुपए डाला है, लेकिन वो इंस्टेंटली कटेगा नहीं। मतलब वो सूरत में था, तो वो साड़ियों का रिटेल कर रहे थे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझ क्या आ रहा है कि ये 4 लोग 4 अलग तरीकों में जा रहे हैं, कमा तो सब रहे हैं, ज्यादा कम कोई बात नहीं। जो कम कमा रहा है वो आज अच्छे से सो जाएगा, जो ज्यादा कमा रहा है वो आज टेंशन में सोएगा जब तक वो डिलीवरी नहीं होगा। वैल्यू कौन जनरेट कर रहा है? वैल्यू कौन जनरेट कर रहा है? ये साड़ियां बेच के वैल्यू जनरेट कर रहे हैं, ये कंटेंट बेच के वैल्यू जनरेट कर रहे हैं, कोई और कुछ और बेच के वैल्यू जनरेट कर रहा है। लेकिन अगर वैल्यू जनरेट नहीं होता तो क्या फायदा? जैसे कि जब मोबाइल फोन आया था, अगर मैं आपके पास आता, मैं बोलता हाय आई एम वाइभव एंड मेरा ये फ़ोन है एंड ऑल दैट, कमाल का फ़ोन है, एकदम तगड़ा दिखता है, आप यूज़ करोगे लोग फ्लैट हो जाएंगे, आप खरीदोगे? आप बोलोगे ये दरवाज़ा बगल में, निकल जाओ, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूंगा अभिषेक जी ये एक फ़ोन है जिससे आप दुनिया में किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, आप किसी को भी वीडियो कॉल में देख सकते हो, आपके पास इंटरनेट होगा, जो आप लैपटॉप में करते हो वो आप फ़ोन में भी करते हो, तब क्या हुआ? आई एडेड वैल्यू टू माई लाइफ, टू ऐड वैल्यू टू योर लाइफ, तब जाकर पैसे बने, राइट? दैट्स इट। ये जो भी अमीर बने, कोई जल्दी नहीं बना, सबको टाइम लगा, 20-30 साल लगा, टाइम देना पड़ता है, बहुत ज्यादा मेहनत, मेहनत नहीं, कंसिस्टेंसी, एंड हो जाता है, हो जाता है। मतलब मेरा भी ऐसा मानना है कि ना आप काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो, और एक समय ऐसा आएगा कि जब आपको काम खूब मिलेगा और आपको उसके लिए कैपेबल होने चाहिए कि उसको डिलीवर कर पाओ। डेफिनेटली, डेफिनेटली, मैं तो ये 100% मानता हूँ, ये 100% गुड स्टेटमेंट है। इनफैक्ट एंटरप्रेन्योर्स में एक माइंडसेट होना चाहिए विच इज गोइंग टू बी वेरी गुड, एंड दैट इज, जो हो रहा है हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। जैसे कि ये कंपनी में ना, जब मार्केटिंग करने से पहले मैंने क्या सोचा था कि थोड़ा लेट्स ट्राई मार्केटिंग इन डिफरेंट स्टाइल्स। तो हमने क्या किया, हमने एक कोर्स बिठाया था जहाँ पे हम एआई सिखाते हैं लोगों को, एंड मार्केटिंग का स्टार्ट किया था। इतनी गंदी तरीके से लॉसेस पड़े मेरे को, लेकिन क्या सीखा मैं वहाँ पे? देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सेलिंग अ कोर्स। कोर्स बेचना भी बहुत मुश्किल है। ये जिन लोगों को, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल टेक अंकुर वारिकू या इन लोगों को मजाक में लेते हैं कि यार 40 रुपए का वेबिनार में बिठा देंगे, 1,000 रुपए का कूपन थमा देंगे एंड 50,000 का कोर्स पकड़ा देंगे। वो पकड़ा तो रहे, तुम पकड़ क्यों रहे हो? क्योंकि तुम कन्विंस हुए है ना। तो वही चीज है दैट यू शुड नो व्हाट्स गोइंग ऑन, you should know what's there, and more than that, try. आप 1,000 बार ट्राई करोगे, एक बार हिट होगा। अगर तब वो कोर्स हिट हो जाता तो आज फिर से मैं यहाँ पे बैठा नहीं होता एंड मेरा कंपनी ऐसे चल नहीं रहा होता। मैं बोलता कि इजी मनी ब्रो, राइट, करता है कोर्स। या अच्छा एक स्टेटमेंट पर बात करते हैं कि ना इंडिया में एक चीज़ और नोटिस करी जाती है कि कोई बाहर का प्रोडक्ट आता है तो उसकी अडेप्टेबिलिटी एक सेकंड में हो जाती है। मेरा माइंडसेट भी ऐसा था बहुत टाइम तक, तो कि अब अरे कुछ डब्ल्यू से नाम है, फिल्सन हेडसन, खरीद लो, और जैसे ही पता पड़ता है कि इंडियन ब्रांड का फाउंडर ने बनाया, बट मैं नहीं खरीद रहा। ये खतरनाक मेंटेलिटी है और आज भी भारी है लोगों में। अभी आप वो सेटाफिल शायद यहाँ की नहीं है, कोई एक प्रोडक्ट आता है सेटाफिल, वो शायद बाहर का प्रोडक्ट, वो लोग ऐसे खरीदते उसको, आई बॉट सेटाफिल, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ये है वो है। यही कोई प्रोडक्ट इंडियन बना रहा तो नहीं खरीद। क्या बना दिया है हाय, इसके पास और कोई काम धंधा नहीं है कि ये बना के बिठा दिया यहाँ पे। नहीं, डेफिनेटली दैट्स व्हाट दे सेल। आई टेल यू वन एग्जांपल। आपको कैलिफोर्निया बरीटो पता है? पता तो नहीं क्या है। कैलिफोर्निया बरीटो इज अ फूड चेन जहाँ पे वो लोग टैकोस, राइस बाउल, हाँ ये पता है, पता है, हाँ राइट। अगर किसी को पता चल गया कि वो जो बंदा वो कैलिफोर्निया बरीटो स्टार्ट किया वो यूएस का है, लेकिन इंडिया में आके चालू किया, वो लोग खाना बंद कर देंगे, ठीक है। करेक्ट। एंड उसके ऊपर मैं आपको एक बहुत ही फनी इंसिडेंट है, बहुत फनी इंसिडेंट है। तो मैं कंपनीज का नाम नहीं लूंगा क्योंकि अननेसेसरी वार्ड लग जाएगी, बट मैं बताता हूँ। देयर इज दिस कंपनी
जिन्होंने एक पोस्ट किया था कि हमारा जो मेडिकल का एआई है वो ये कर सकता है। 10 मिनट में 2000, आई थिंक 230,000 व्यूज और समथिंग फॉर दैट पोस्ट, अराउंड 7,000 लाइक्स एंड अबाउट 800 कमेंट्स। उसके अगले हफ्ते मेरे एक दोस्त ने एक प्रोडक्ट रिलीज किया था जो एकदम वैसे ही काम करता है। कमेंट्स इतनी गंदी गालियां पड़ी उसको कि दिस डजंट वर्क इन इंडियन सिनेरियो, तुम क्यों कर रही हो, सब टाइम वेस्ट मत करो, तुम जाके जॉब पकड़ लो। अदर विल बी लाइक ज्ञान पेलना स्टार्ट करते हैं कि यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड द मार्केट, इंडियन मार्केट्स आर नॉट सेट। एंड अगर आप देखोगे ना, ये सेम लोग होते हैं जो दोनों जगह पे कमेंट करते हैं। सो इट इज बेसिकली द माइंड सेट दैट द बेस्ट कम्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए मैं अपने गवर्नमेंट को बहुत सपोर्ट करता हूँ मैं कि द बेस्ट डजंट कम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट्स मेड इन इंडिया। ये जो चाइना की मजाक उड़ाते हैं उसी का फोन पकड़ के आप बैठे हो, ये जो आप चाइना की प्लास्टिक की मजाक उड़ाते हो वही आपके 90% ऑफ लाइफ में इंटरफियर करता है। कौन सी मजाक उड़ा रहे हो? क्योंकि उसके ऊपर यूएस का लेवल बढ़ गया। जो आप आईफोन देख रहे हो वो पहले मेड इन चाइना था, उसके बाद मेड इन इंडिया हुआ। किसी को तो फर्क नहीं पड़ा, मेड इन इंडिया का तो कहीं बात ही नहीं हुई। वो बस एक बार एक स्पीच में बोला गया था कि यहाँ पे मेड इन इंडिया होने वाला है एप्पल, सब बोले वाह 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 प्रगति हो रही है, खत्म। उसके बाद यही बोलते हैं एप्पल इज अ यूएस ब्रांड। इन द सेम वे बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो क्रश हो चुके हैं बिकॉज दे आर इंडियन कंपनीज। एंड मैं आपको एक अदर साइड ऑफ द स्टोरी बताता हूँ। देयर इज दिस इंडियन कंपनी, मैं नाम नहीं लूंगा, जो इंडिया में कंपनी रख के यूएस को बेच के उसी प्रोडक्ट को रिपर्पस करके वापस इंडिया में बेचा है। कौन सा प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट बता सकते हैं? सो इट इज एक्चुअली अ स्किन केयर का वो चीज है। ओके तो उन्होंने पहले यूएस वाले ब्रांड के साथ टाई अप किया, फिर उन्होंने स्टॉक दे हैव सोल्ड इट टू देम एंड यूएस हैड ट्राइड इट ओवर देयर एंड वहां पे काम कर गया एंड अब वो वाले क्रीम्स लाके इंडिया में डाल दी, सेम क्रीम। यस। एंड वो इतना हाई इन केमिकल है, उससे बेटर मामाअर्थ यूज कर लो या फिर कुछ और यूज कर लो, क्या दिक्कत है भाई? ज्यादा पैसे म्यूचुअल फंड्स में डाल लो, पीएफ बना लो या फिर इन्वेस्टमेंट कर लो। ऐसे ही फालतू में जाके फॉरेन ब्रांड्स में इन्वेस्ट नहीं करना है। बट फॉरेन ब्रांड्स डू शो क्रेडिबिलिटी, उनको वो वाले सिचुएशन तक पहुंचने के लिए भी बहुत साल लग गए। लाइक मैं कुछ भी बोलूंगा लेकिन यू कांट स्पीक अगेंस्ट Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा। कौन बात करेगा? उन 4 कंपनी को हटा दो दुनिया खत्म हो गई। एक दिन नेट खत्म हो गया, लोग पागल हो गया। एक दिन फेसबुक खत्म हो गया, मेरी खुद की बहन एंड मेरे दोस्त लोग मेरे को कॉल कर, अरे तेरे को पता है आज इंस्टाग्राम डाउन हो गया है? क्या बात है यार, पहली बार मैंने जिंदगी में फोन नहीं चलाया। तो मैंने बोला अच्छी बात है। सो इट्स द अडॉप्शन। ओके, बट अगर अगर वही एक इंडियन कंपनी वो चैटबॉट बनाता, सही बात, नहीं चलता ही नहीं, हो 100% नहीं चलता। इंडिया में तो अडॉप्शन ही नहीं होता उस चीज का। पर आजकल बहुत सारे फाउंडर्स भी स्मार्ट हो गए। वो क्या करते हैं, दुबई में रजिस्टर करते हैं, वहां पे प्रोडक्ट हाँ हाँ, टैक्स नहीं पड़ता ना। ये ना हमारा बाहर का ब्रांड है हाँ, और वो चल भी रहे हैं इंडिया। नहीं मैं बीच में सोचा भी था, मैं एक्चुअली अपने को फाउंडर से बात कर रहा था, अपने जो कंपनी के बाकी लोग हैं। मैंने बोला एक काम करते हैं यार, हम लोग ना जाके सिंगापुर में कंपनी रखते हैं। और वो फिर यहाँ बेचते हैं। हाँ हाँ, उसके बाद मैं यहाँ पे बेचूंगा बोल के कि मेड इन सिंगापुर। ठीक है, तो बट वही तो है ना कि अपने देश में रह के अपने देश के लिए बना के, इट्स लाइक फॉर इंडिया, बाय इंडिया, टू इंडिया, विद इंडिया करोगे ना, मजा ही आ जाएगा। बट somebody has to do it यार। या जैसे जैसे दीपिंदर गोयल ने किया था, क्या बात है, जोमेटो का एकदम ऐसा रेवोल्यूशन हो गया। श्री हर्षा माजेटी, स्विगी, जेप्टो, वो तो मेरे से भी छोटा है वो आदित्य पालेचा, व्हाट एन अमेजिंग थिंग। क्विक कॉमर्स, ये सारी चीजें इतनी एग्रेसिव इंडस्ट्रीज हो गए, इंडिया में ही तो बने। सो दैट इज ऑल्सो देयर, बट टेक्नोलॉजी अडॉप्शन तो नो, इंडियन टेक्नोलॉजी अडॉप्शन इज प्रीटी स्लो। बहुत बड़े वैभव जी, पॉडकास्ट का लास्ट एक आखिरी सवाल आपसे, 5 साल में क्या विजन मिशन है, आप क्या करना चाहते हो लाइफ में? तो इसके भी लाइक 2 तरीके के आंसर्स हैं। पहला होता है कि 5 सालों में अगर कंपनी को कहाँ देखना चाहता हूँ, यही है कि अगर मैं अब जवाब दूंगा तो आप बोलोगे कि इतना ज्ञान देके तू वापस पैसे पे ही आ गया। लेकिन वही है कि ये सवाल पूछना बहुत जरूरी था कि आपका भी माइंडसेट पता चले, लोगों को पता चले कि भी आप क्या सोचते हो। या सो इन द नेक्स्ट 5 years हमें लिटरली इंडिया का मार्केट लीडर बनना है हेल्थ केयर में। एंड वी वांट टू एक्सपैंड टू कंट्रीज लाइक अफ्रीका, वी वांट टू एक्सपैंड टू दी साउथ ईस्ट एशिया साइड। एंड अलॉन्ग विद दैट हमने ना एक्चुअली 5 साल में कोई रेवेन्यू टारगेट नहीं रखा है, हम ऐसे नहीं काम करते। नंबर ऑफ लाइफ सेव्ड एंड इम्पैक्टेड, तो हमने रखा है कि मिनिमम 10 मिलियन लाइफ सेव होने चाहिए 5 सालों में, जहाँ पे मिनिमम 1000 से 1500 मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हमारे परमानेंट पेइंग क्लाइंट्स होने चाहिए।
ये हो जाएगा तो हमने चेंज बना दिया। नाउ विथ रेस्पेक्ट टू इम्पैक्ट, हाँ ऑफ कोर्स सी बात है कि अगर हम कहीं पे जाके कुछ बोलेंगे तो लोग सुनेंगे। ये हमारा 5 साल का ये चीज़ है कि व्हेन वी गो पीपल विल टेक अस सीरियसली। एंड जब लोगों को पता चलना स्टार्ट हो जाएगा कि अरे यार ये तो एक इंडियन प्रोडक्ट है एंड ये मस्त मचा रहा है एकदम मार्केट में, तो लोग क्या सोचेंगे, लेट्स गो एंड ट्राई इट आउट। कहाँ पे मिलता है? हॉस्पिटल्स। चलो जाके एक्चुअली टेस्ट कराते कि ये सच बोल रहा है कि कुछ भी बोल रहा है, एटलीस्ट चलो उस कारण तो आके वो टेस्ट कर रहे हैं। So these are some aspects that we take, but yeah, 10 million lives with more than 1500 to 1600 medical institutions का अगर tie up हो जाता है तो amazing. आई विश यू ऑल द बेस्ट वैभव जी। Thank you, thank you. और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए। एंड छोटी सी उम्र में बड़ा काम करना हर किसी की बस की बात नहीं है। नहीं, इट्स एक्चुअली ट्रू, इट्स नॉट, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ, बट नहीं कर सकते लोग। हज़ारों लोगों का जो सपना होता है वो आप जी रहे हो आज। एंड आई थिंक बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप। एंड आई विश कि गवर्नमेंट भी अगर आपको सपोर्ट करें और शायद बड़े लोग ज़्यादा सपोर्ट करें तो चीज़ें जल्दी बेहतर तरीके से हो जाती है। और जिस दिन वापस बड़े होते एक बार फिर पॉडकास्ट में आइएगा। हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली, आप तो तब तक और भी ज़्यादा व्यूअर्स आ जाएंगे, आप कहाँ याद रखेंगे? हम क्यों याद रखेंगे सर, हम हर एक बंदे को याद रखते हैं जो हमारे पॉडकास्ट में आया। डेफिनेटली डेफिनेटली कनेक्टेड रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कनेक्टेड नहीं है। हर एक बंदे को मैं मैसेज करता हूँ पर्सनली हर थोड़े दिन में, सर क्या हाल है, कैसा है सब, लाइफ बढ़िया और सेट सब। डेफिनेटली डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि हम भूल जाएंगे, बिकॉज आप हमारे पॉडकास्ट में आ रहे हो तो हम आगे बढ़ रहे हैं, लोग हमको देख रहे हैं। और मैं सारे व्यूवर से भी ये बात करना चाहता हूँ कि फाउंडर बनने का अगर सपना है ना तो हर चीज़ छोड़नी पड़ेगी लाइफ में, एक जिद पकड़नी पड़ेगी और मेरे को ये सॉल्व करना है तो करना है। अगर वो जिद नहीं पकड़ी गई, अंदर से मोटिवेशन नहीं आया, कोई बाहर का बंदा आके मोटिवेट कर रहा है कि ये कर ले ये कर ले ये कर ले, तो वो काम कतई नहीं होगा। अंदर से बिल्कुल एकदम अपने आप को छोड़ना पड़ेगा और इतना मोटिवेट करना पड़ेगा अपने आप को अंदर से कि यार कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो करनी है। दैट्स इट। फाउंडर्स ड्रीम को फॉलो करो। एंड डेफिनेटली हॉस्पिटल्स एंड स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी अपील है, जल्दी से हमें बुला लीजिए ताकि हम लोग आपके लिए लोगों के लिए अच्छा सोल्यूशंस दे सके। एंड बिफोर जस्ट ड्रॉपिंग ऑफ एक जस्ट सम 2 पॉइंट्स दैट आई वांटेड टू टॉक इस जनरेशन के लिए, जस्ट वन थिंग। मैं भी इसी जनरेशन का हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई बुढ़ा हूँ, बट या फर्स्ट थिंग इज माइंडसेट, सेकंड थिंग इज विजुअलाइजेशन। जो चीज़ आप यहाँ पे सोचते हो, जो आप यहाँ से देख सकते हो, जो आप यहाँ से बोल सकते हो और जो आप यहाँ से महसूस कर सकते हो, वो हो ही जाता है। देयर इज़ नो चांस दैट ऑल योर ऑर्गन्स आर वर्किंग एंड इट्स नॉट। तो अगर आपको कुछ करना है, आपसे बेहतर कोई नहीं है एंड आपसे बढ़कर कोई नहीं है। बस जाके करो जो आपको करना है एंड डोंट बी फिकल माइंडेड कि मेरे को फास्ट मनी चाहिए या मेरे को ये करना है वो करना है एंड ऑल दैट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अच्छे से एंजॉय करो, ज़्यादा मोबाइल फ़ोन जैसे मत देखो, ठीक है? मैं भी अपने रिलेटिव्स को बोलता ही रहता हूँ कि मत देखो, लेकिन सुनते नहीं है लोग बाद में। बट द फाउंडर्स ड्रीम जरूर देखो। हाँ, वो 100% देखो। बहुत बहुत धन्यवाद वैभव जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग दिस शो।